महात्मा गांधी जी की हेल्थ सीक्रेट, डायबिटीज फ्री, हार्ट अटैक फ्री, रेजिलिएंट बॉडी एंड माइंड का सीक्रेट क्या है, जानेंगे इस वीडियो में। बने रहिए अंत तक। जो इंफॉर्मेशन हमें हिस्टोरिकली मिलती है कि कैसे उनकी खान पान और लाइफस्टाइल थी, उसको हम आज इस वीडियो में एनालिसिस करेंगे कि उनकी इतनी अच्छी हेल्थ की सीक्रेट क्या है कि 61 साल की उम्र में अगर आप देखो महात्मा जी को तो वो बिल्कुल जवान है, स्माइलिंग फेस, रेजिलिएंट माइंड, कोई अफसोस नहीं, कुछ नहीं, ही इज हैविंग फन ऑल द वे। उनकी जो सफलता है, जो व्यर्थता है, वो सबको लेके, सब कुछ लेके अपने साथ शांति से चल रहे हैं। ऐसे उनकी मेंटल रेजिलियंस उनकी पिक्चर्स में दिखती है, उनकी वीडियोस में दिखते हैं। फिजिकल रेजिलियंस इज देयर, अगर आप देखो लीन एंड थिन उनकी बॉडी है, और डायबिटीज की शिकायत या हार्ट की बीमारी तो उनका था ही नहीं। 61 साल की उम्र में वो दांडी अभियान में निकल गए, मतलब सॉल्ट जो सत्याग्रह था उसमें वो निकल गए थे और 24 दिन में 300 माइल चले थे। Forgiveness is the quality of the brave, not the cowardly. The weak can never forgive. Forgiveness is the attribute of the strong. महात्मा गांधी जी। तो इस वीडियो में बने रहिए अंत तक। हम साइंटिफिकली डिकोड करने की कोशिश करेंगे कि व्हाट इज द सीक्रेट, उनकी इतनी अच्छी हेल्थ की सीक्रेट क्या है। इसमें हम जानेंगे, हम डिस्कस करेंगे 5 ऐसी डेली रूटीन जो महात्मा गांधी जी की लाइफ की मिडिल से अंत तक ही हैड। ये 5 डेली रूटीन सीक्रेट, अगर मैं मेडिकल साइंस की बात करूं तो बहुत ही हेल्दी माना जाता है इन आवर मेडिकल कम्युनिटी। ठीक है, बने रहिए, शुरू करते हैं। तो नंबर 1 क्या है? नंबर 1 है कि वो 4 बजे जगते थे। ठीक है, सुबह के 4 बजे वो जग जाते थे। जगने के बाद बाहर निकलते थे, आसपास टहलते थे। तो इससे क्या होता है कि जो सूर्य की जो पहली रोशनी है, साइंटिफिकली ये देखा गया है कि वो जो पहली किरण है सूर्य का, जो फर्स्ट 3 to 4 आवर्स सनराइज के बाद रहता है, उसकी जो क्वालिटी है और उसकी जो डायरेक्शन है, जिस तरफ से वो सनलाइट आती है, वो अगर आपकी आंखों में जाती है तो आपकी जो ब्रेन में एक सिग्नल जाता है कि अब जागने का टाइम आ गया है। क्योंकि आपकी ब्रेन को पता नहीं रहता कि ये सुबह है। ठीक है, जब ये क्वालिटी ऑफ लाइट आपकी ब्रेन में जाती है तो आपकी आंखों से आपकी ब्रेन को पता चलता है कि अभी जागने का टाइम आ गया है, और सारी प्रक्रिया शरीर में शुरू कर दो जो इस इंसान को जगे रहने के लिए, काम करने के लिए जरूरी होगी। जैसे ही ये रोशनी आपकी ब्रेन में जाती है तो आपकी ब्रेन में जो मेलाटोनिन हार्मोन है वो कम हो जाती है, और आपकी जो रोजाना रिदम है, सर्केडियन रिदम, वो चालू हो जाती है। ठीक है, तो इससे जो दिन की शुरुआत है वो बहुत ही स्ट्रांगली होती है, जो स्वास्थ्य के लिए बेहतरीन है। अब इसमें किसी को ये लग रहा होगा कि डॉक्टर साहब, अगर मैं 8 बजे उठ रहा हूं, मतलब कि क्या मेरा हेल्थ खराब हो जाएगा? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि आप 4 बजे जग रहे हो कि 8 बजे जग रहे हो, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि अगर आप 8 बजे भी जग रहे हो तो जगने के 2 घंटे के अंदर आप जो है सनलाइट को देखो। अगर क्लाउडी है, मतलब बादल है, तो शरीर में ये जगने की जो प्रक्रिया है वो शुरू होने में सनलाइट को जो है 15 से 20 मिनट, आधा घंटा अगर कर सकते हो तो टेक द सनलाइट एक्सपोजर, सनलाइट की एक्सपोजर लो। और अगर बिल्कुल क्लियर स्काई है, धूप भरी है, तो 10 मिनट ही काफी है आपकी जो रोजाना सर्केडियन रिदम है इसको शुरू करने के लिए। तो ये रही हमारी पहली अच्छी हैबिट जो हम महात्मा जी से सीख सकते हैं, वो है बिल्कुल सुबह उठ जाओ और एंड सनलाइट की जो है वो एक्सपोजर लो। आपकी जो आंख है ना, वो आपकी एक ब्रेन की एक पार्ट है जो बाहर निकली हुई है, जानने के लिए कि बाहर क्या चल रहा है, देखने के लिए कि बाहर क्या चल रहा है।
तो ये जो इंफॉर्मेशन है कि अभी सूर्योदय हो चुका है और शरीर में वो सारी प्रक्रिया शुरू करनी है जिससे हमारी जो शरीर की पाचन क्रिया है, जो मेटाबॉलिज्म है, जो हार्मोनल रिदम है, वो ताकि दिन के शुरुआत में शुरू हो सके, उसके लिए सुबह उठना और सनलाइट एक्सपोजर लेना बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है, तो नंबर 2 पॉइंट क्या है? नंबर 2 पॉइंट है कि 7 बजे से वो 5 किलोमीटर टहलते थे। 7 से 8 बजे वो 5 किलोमीटर टहलते थे। पता है साइंस क्या बोलती है? अगर आप 30 मिनट से 1 घंटा इतनी स्पीड से चलो ताकि आपकी जो हार्ट रेट है वो आपकी उम्र के लिए जितना सही है उसका 70% हो। मतलब अगर आपकी उम्र 50 साल है तो 220 माइनस 50 170 हो गया आपकी उम्र के लिए मैक्सिमम हार्ट रेट। उसकी 70% करीबन आती है आपकी 120 के आसपास। तो अगर आप इतनी स्पीड से चल रहे हो कि आपकी हार्ट रेट 120 125 के आसपास है और आप 30 से 45 मिनट चल रहे हो, तो इससे जो आपकी इंसुलिन रेजिस्टेंस है वो बहुत ही कम हो जाती है। इंसुलिन रेजिस्टेंस से कैसे कोलेस्ट्रॉल इश्यूज होते हैं, डायबिटीज होते हैं और आप हार्ट की पेशेंट्स होते हो, उसके लिए मेरी अलग से वीडियो बनी हुई है कि हार्ट अटैक कैसे होती है, कोलेस्ट्रॉल इश्यूज कैसे होते हैं। इसमें हम उस डिटेल में जाएंगे नहीं, लेकिन अगर आपकी शरीर जो है वो इंसुलिन हार्मोन को बाधा कम देती है, अगर वो सेंसिटिव होता है इंसुलिन हार्मोन से, तो आपको जो है कोलेस्टेरॉल इशू होना, डायबिटीज होना, हार्ट की बीमारी लगना, ये बिल्कुल ही कम हो जाती है। जब आप 30 से 45 मिनट्स चलते हो और एरोबिक जोन में चलते हो, मतलब आपकी हार्ट रेट जो है वो 70% के आसपास है, तो ये जो है आपकी शरीर में जो है वो ग्रोथ हार्मोन इंक्रीज करती है, आपकी मेटाबॉलिज्म जो है उसको बढ़ा देती है और इंसुलिन रेजिस्टेंस जो है आपकी बॉडी का उसको घटा देती है। तो इससे चलते आपको जो है कोलेस्ट्रॉल, डायबिटीज, हार्ट अटैक वाली इशू होती नहीं है। अब इसमें यह सवाल है कि 70% सर कैसे पता चलेगा? जरूरत नहीं है, मतलब आई मेंशन दिस। इसका कारण यह है कि आजकल जो है घड़ी है, ऐप है, जिससे आप पता लगा सकते हो कि जो 70% है उस 70% को कैसे आप नाप सकते हो, इसलिए मैं मेंशन कर रहा हूं। लेकिन अगर आप चलते हुए इतनी स्पीड से चलो ताकि आप 1 से 2 सेंटेंस ही कंप्लीट कर पाओ, उससे ज्यादा आप ना कर पाओ, मतलब आपको अगर उससे ज्यादा आप सेंटेंस कंप्लीट करोगे तो आपको दिक्कत होगी। तो इतनी स्पीड से तो चलनी चाहिए, बिल्कुल सुस्त धीरे नहीं चलना और बहुत फास्ट भी नहीं चलना कि आप 30 से 45 मिनट्स चल ही ना पाओ। ठीक है, तो ये चलना याद रखिए, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट साइंटिफिक प्रोटोकॉल है जिससे इंसुलिन रेजिस्टेंस कम होती है, डायबिटीज, कोलेस्ट्रॉल इश्यूज कम होती है। ठीक है, तो नंबर 3 पॉइंट पे चलते हैं। नंबर 3 है इवनिंग मील। इसको हम इवनिंग मील इसलिए बोल रहे हैं कि गांधी जी अपनी जो डिनर है, जो रात की खाना है, वो 5 बजे ही ले लेते थे। तो अगर आप गांधी जी की जो लाइफस्टाइल है उसको नोटिस करो तो उन्होंने रात की खाना जो है 5 बजे ले लिए और अगले दिन खाना जो है वो सुबह 8-9 बजे ले रहे हैं। उससे पहले वो 4 बजे जग रहे हैं और फिर टहल रहे हैं। तो ये जो रात में नहीं खाने वाली बात है और पूरी दिन की खाना जो है 8-9 घंटे के अंदर जो ले लेने वाली बात है ना, देयर इज ए साइंटिफिक नेम फॉर इट टुडे। इट इज नोन एज टाइम रेस्ट्रिक्टेड फीडिंग। इससे क्या बेनिफिट होता है? क्या ये बेनिफिशियल है? हाँ जी, बिल्कुल है। साइंस हैज प्रूवन कि इससे जो है आपकी इंसुलिन रेजिस्टेंस कम होती है, आपकी लीवर की जो मेटाबॉलिज्म है वो अच्छी रहती है। लीवर में जो क्लॉक है, सर्केडियन क्लॉक, मेरी अलग से वीडियो बनी हुई है सर्केडियन क्लॉक में, वो जाके देख लो, डिटेल में मैं नहीं जा रहा हूं। लेकिन लीवर की अपनी एक घड़ी है, पाचन क्रिया की अपनी एक घड़ी है, वो बहुत अच्छे से चलती है। जो आपकी पेट में जो बैक्टीरिया है वो भी बहुत स्वस्थ होते हैं जब आप उनको रेस्ट देते हो नाइट में, और आपकी शरीर को भी रेस्ट मिलती है और जो आपकी शरीर की जो पाचन क्रिया है, जो मेटाबॉलिज्म है, वो भी बढ़ जाता है। और इंसुलिन जो हार्मोन है आपकी शरीर में कम टाइम तक रहता है। अगर आप सुबह 6 बजे से लेके रात के 12 बजे तक खाना ले रहे हो तो 6 बजे आपकी पहली बार इंसुलिन आ रही है शरीर में, और 12 बजे अगर लास्ट खाना ले रहे हो तो 12 +
और 2 घंटा इंसुलिन शरीर में रहेगा, मतलब 1.5 से करीबन आपके शरीर में जो है सुबह 6 बजे से रात के 2 बजे तक 12 से 14 घंटा इंसुलिन हार्मोन जो है वो आपकी काम कर रही है। ठीक है, तो ये जो है आपकी हेल्थ के लिए ये बिल्कुल सही नहीं है। इससे आप बहुत जल्दी इंसुलिन रेजिस्टेंट होते हो और आपको कोलेस्टेरॉल की बीमारी, डायबिटीज़ की बीमारी ये सब लग जाती है। अगर आप पूरी दिन भर खाना ले रहे हो तो सुबह का खाना 8-9 बजे ले लेना और शाम का खाना 5 बजे ले लेना साइंटिफिकली, मेडिकली आज भी हेल्दी है। और आज हम इसको बोलते हैं टाइम रेस्ट्रिक्टेड फीडिंग। इवनिंग प्रेयर, क्या इवनिंग प्रेयर का कोई साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन है दैट इट रियली इंप्रूव्स योर हेल्थ? द आंसर इज यस। सो प्रेयर में जो भी चीज बोला जाता है इट्स लाइक ए मंत्रा, एंड मंत्रा मेडिटेशन विच इज नोन एज ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन, TM meditation is now has been proven to improve heart health, blood pressure and overall metabolic health. American College of Cardiology has approved mantra meditation, transcendental meditation that can be prescribed to heart and blood pressure patients, right? तो प्रेयर में आप यू एक्सप्रेस समथिंग टू वट एवर यू बिलीव और इसको आप रोजाना रिपीट करते हो, एंड साइंस हैज शोन दैट दिस फोकस्ड अटेंशन एंड रिपीटिंग समथिंग एज ए मंत्रा फॉर सम ड्यूरेशन ऑन ए डेली बेसिस सोने जाने से पहले और जगने के बाद स्वास्थ्य के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होते हैं। तो शाम को 5 बजे जो है उन्होंने खाना तो खा लिया और खाना खाने के तुरंत बाद वो सोने नहीं गए। खाना खाने के तुरंत बाद सोने जाना भी साइंटिफिकली एक बहुत ही बुरी हैबिट है। उसके बाद वो चलते फिरते थे, फिर प्रेयर्स करते थे और फिर जाके वो सोने जाते थे। इससे क्या होती है कि आपकी पाचन क्रिया अच्छी होती है, आपकी हजम अच्छी होती है, और जब आप सोने जा रहे हो भरपेट तो आपकी जो लीवर को रेस्ट नहीं मिलती, पेट को रेस्ट नहीं मिलती और आपकी पाचन क्रिया अच्छी नहीं होती है। तो आपकी इंसुलिन हार्मोन को कम करने के लिए, ग्रोथ हार्मोन को बढ़ाने के लिए, मेटाबॉलिज्म बढ़ाने के लिए ये 5 बजे खाना खा लेना और 9 बजे सोना, ये जो गैप है ये बहुत ही हेल्दी है। इवन साइंटिफिकली दिस इज ऑल्सो ट्रू टुडे। तो 9 बजे वो सोने चले जाते थे, फिर 4 बजे जगते थे। ठीक है, तो बिल्कुल ही 7 घंटा सोना हो गया। ये भी एक बहुत ही हेल्दी हैबिट है कि आप 6.5 से 7.5 घंटा रोज सो रहे हो। इससे आपकी शरीर को रेस्ट मिलती है। रात में अगर आपको रैपिड आई मूवमेंट वाली स्लीप होती है, मतलब ऐसा हो सकता है कि आप में से बहुत लोगों ने देखा होगा कि रात में कोई गहरी नींद सो रही है तो उनकी आंख जो है हॉरिजॉन्टली ऐसे हिल रहे हैं। उस टाइम उनका जो ब्रेन में जो है वो प्रोसेसिंग चल रहा है। तो ये सब के चलते रात में जो गहरी नींद होती है उससे आपकी मेटाबॉलिज्म बढ़ती है, आपकी ग्रोथ हार्मोन बढ़ती है, आपकी इंसुलिन रेजिस्टेंस कम होती है, आपकी लॉन्जिविटी बढ़ती है और वो लॉन्जिविटी डिजीज फ्री होती है। सो 6.5 से 7.5 घंटा रोज सोना, इट वॉज हिज पार्ट ऑफ रूटीन। महात्मा जी का ये रूटीन का पार्ट था, एंड साइंटिफिकली स्पीकिंग इवन टुडे इट इज़ रियली हेल्पफुल फॉर मेनी ऑफ यू फॉर प्रिवेंटिंग कोलेस्टेरॉल, डायबिटीज़, ये सब बीमारी को। इस रूटीन से हमें सीखना है अच्छी वाली चीज़ें। अपना दिमाग जो है ना वो हमेशा बुरी वाली चीज़ों की तरफ जो है आकृष्ट होती है, गलत वाली चीज़ों की तरफ वो अट्रैक्टेड होता है कि महात्मा जी ने क्या क्या गलती की। उसको कैसे एनालाइज कर सकते हैं कि उन्होंने क्या क्या गलती की। महात्मा जी वर्सेस नेताजी क्या चल रहा था, महात्मा जी के साथ नेहरू जी का क्या रिलेशनशिप था। ये बहुत अट्रैक्टिव है, ये सारी जो चलती है इंटरनेट में ना, बहुत अट्रैक्टिव है, लेकिन उसमें सीखने को कुछ नहीं मिलता। ये सिर्फ अननेसेसरी क्रिटिसिज्म है। ये सारे महात्माएं हैं, इन लोगों से सीखो। ये जो 5 चीजें हमने डिस्कस किया, नीचे चैप्टर बनी हुई है, ये 5 लाइफस्टाइल को अगर आप अपना सकते हो तो बहुत बड़ी बात है। इनसे हमें सीखना है। क्रिटिसाइज करके, नेगेटिविटी पे फोकस करके अपना टाइम वेस्ट मत करो। ठीक है, चलो फिर आगे बढ़ते हैं। अभी हम डिस्कस करेंगे कि उनकी खान पान कैसी थी, क्या खाते थे वो, व्हाट वाज हिज फूड हैबिट, जिसके चलते
उनकी स्वास्थ्य ऐसी थी कि वो 61 साल की उम्र में भी 300 किलोमीटर चल लेते थे 24 दिन में। चलिए शुरू करते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, अंत तक बने रहिए। तो ऐसी कौन सी 5 खान पान की हैबिट है जो हम महात्मा जी से सीख सकते हैं, जिससे हमारी हेल्थ को बेनिफिट मिल सकती है, जो साइंटिफिकली आज भी सच है। उसमें नंबर 1 है वेजिटेबल्स। महात्मा गांधी इन अर्लीस्ट लाइफ वो मीट लेते थे, लेकिन उनकी मिडिल लाइफ से उनकी अंत तक ही स्टॉप्ड टेकिंग मीट्स। वो बिल्कुल मांस नहीं लेते थे। ये उनकी जो अहिंसा सत्याग्रह है, उनका उस सत्याग्रह का एक पार्ट है, दैट आई विल नॉट टेक एनी मीट। लेकिन वेजिटेबल बहुत हाथ भर भर के लेते थे, तो इससे उनकी जो सेहत है वो बहुत ही अच्छी रहती थी। वेजिटेबल लेने से क्या बेनिफिट होता है? वेजिटेबल हाई फाइबर होता है, तो ये जब आपकी पेट में जाती है तो आपकी पेट में जो अच्छी वाली बैक्टीरिया है उसको बहुत मजा आता है, वो बहुत ग्रो करता है, वो इस वेजिटेबल को भी पचाता है और आपकी शरीर को इम्यूनिटी देता है, आपकी बॉडी को प्रोटेक्शन देता है फ्रॉम द फॉरेन बैक्टीरियाज एंड वायरसेस। आपकी इम्यूनिटी के लिए, मेटाबॉलिज्म के लिए, पाचन क्रिया के लिए ये अच्छी वाली बैक्टीरिया जो आपके पेट में है वो बहुत ज़रूरी है। और उनकी खाना है ये मल्टी कलर ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स। ठीक है, तो इट वॉज ए पार्ट ऑफ हिज डेली डाइट, इसको याद रखिए। ही यूज्ड टू टेक फ्रूट्स एंड नट्स। अब फल तो हमें पता है कि अच्छा है, नट्स जो होते हैं उनमें ओमेगा 3 फैटी एसिड होती है। जो ओमेगा 3 फैटी एसिड है ये आपकी हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छी है। ओमेगा 3 फैटी एसिड एसेंशियल फैटी एसिड होती है, इससे आपकी कोलेस्ट्रॉल कम रहती है, आपकी हार्ट हेल्थ अच्छी रहती है। तो जो नट्स है वो तो बहुत ही अच्छी है। अब फ्रूट्स जो है वो राउंड द सीजन नहीं लेना चाहिए, 6 महीना ले लो, क्योंकि फ्रूट्स जो है ना वो आपकी शरीर डायरेक्ट पचा नहीं पाता, ये जाके आपकी लीवर में, फ्रुक्टोज जो है फ्रूट में जाके लीवर में जमा हो जाती है। क्योंकि जो हमारी शरीर है इसको पता नहीं है अभी भी कि फ्रूट राउंड द ईयर मिलता है। तो जैसे ही फ्रूट इसको मिलता है तो ये बहुत सारा फ्रूट लीवर में जमा कर देती है, ताकि जब विंटर सीजन आए, जब पतझड़ की मौसम आए, जब आपको फ्रूट्स नहीं मिल रहा है, लीवर से इसको आपकी शरीर जो है वो इस्तेमाल कर सकती है। लेकिन वो विंटर सीजन, जो पतझड़ की सीजन जिसमें फ्रूट्स मिलता नहीं है, वो अभी तो आती नहीं है। अभी तो राउंड द क्लॉक जो है, राउंड द सीजन जो है, लोग फ्रूट्स ले रहे हैं। इससे फैटी लीवर होती है, इंसुलिन रेजिस्टेंस होती है, डायबिटीज, कोलेस्ट्रॉल इश्यूज होते हैं। ठीक है, तो इस चीज को याद रखिए, फ्रूट्स एंड नट्स इसको अपनाइए, सही ढंग से अपनाइए। क्यों अपनाना है वो मैंने एक्सप्लेनेशन दे दिया है। अब नंबर 3 क्या है? नंबर 3 है गोट मिल्क। तो गांधी जी ने जब डेयरी विजिट किया, जब वो अफ्रीका में थे तो उन्होंने कुछ डेयरी विजिट किया था, तो वहां पे उनको लगा कि ये जो डेयरी काऊ है इनके साथ ना हिंसा हो रहा है, क्योंकि वो अहिंसावादी थे, अहिंसा सत्याग्रह करते थे। तो उन्होंने पढ़ लिया था कि मुझे जो है वो मिल्क नहीं लेना। तो मीट तो वो पहले से ही नहीं ले रहे थे, अब मिल्क भी उन्होंने बंद कर दिया। तो उनकी जो प्रोटीन है ना वो बहुत कम हो गई, इसके चलते वो वीक हो गए। 1911 1912 की बात कर रहा हूं, तब ही बिकेम वेरी वीक। लेकिन उनकी पढ़ है कि वो जो काऊ मिल्क है वो लेंगे नहीं, तो काऊ मिल्क वो नहीं लेते थे। और जो फिश मीट है वो भी तो वो नहीं लेते थे, क्योंकि सत्याग्रह है, अहिंसा है, ये सब के चलते। लेकिन इसके चलते उनकी स्वास्थ्य जो है ना वो बहुत खराब हो गई थी। ही वॉज बिकमिंग वीक। 1912 शायद है। इट वॉज मेंशन्ड इन द बुक नेम इज कस्तूरबा गांधी, रिटन बाय किशोर गिरिराज। तो उसमें ये फिर मेंशन करते हैं कि फिर गांधी जी को काऊ मिल्क नहीं लेना, फिश नहीं लेना, मीट नहीं लेना, लेकिन उनकी जो वीकनेस है वो दिन पर दिन बढ़ते चला जा रहा है, तो क्या करना है? फिर कस्तूरबा गांधी ने जाके उनको प्रपोज किया कि आप जो है गोट मिल्क ले लो, क्योंकि इससे तो आपको दिक्कत होने वाली है नहीं। फिर गांधी जी को लगा हाँ ठीक है, गोट पे तो, बकरी पे तो कोई अत्याचार नहीं चल रही है, कोई कमर्शियल डेयरी तो है नहीं, तो इसकी जो मिल्क है वो मैं ले सकता हूं। सो ही स्टार्टेड टेकिंग गोट मिल्क और उनकी स्वास्थ्य जो है वो इंप्रूव होने लगा।
अब इसके पीछे कोई साइंस है कि गोट मिल्क लेने से स्वास्थ्य की इंप्रूवमेंट हो सकती है? हाँ जी, बिल्कुल है। गोट मिल्क में जो कोलेस्टेरॉल है वो कम होती है, ठीक है, लेकिन गोट मिल्क में जो कैल्शियम आयरन है वो ज्यादा होती है। गोट मिल्क में जो MCT ऑयल्स है, मीडियम एंड शॉर्ट चेन ट्राइग्लिसराइड ऑयल है गोट मिल्क में, वो काउ मिल्क से 35 to 40% ज्यादा होती है। ये जो मीडियम चेन और जो शॉर्ट चेन फैटी एसिड्स है, ये आपकी जो न्यूट्रिशन है, जो खाना है, उसकी एब्जॉर्प्शन अच्छी करती है, आपकी फैट मेटाबॉलिज्म को बढ़ाती है, मतलब आपकी मेटाबॉलिज्म को बढ़ाती है और आपकी कोलेस्टेरॉल को कम रखने में सहायता करती है। तो कैल्शियम हो गया, गोट मिल्क में आयरन ज़्यादा हो गया, कोलेस्टेरॉल कम हो गया, मीडियम एंड शॉर्ट चेन ट्राइग्लिसराइड जो है वो ज़्यादा हो गया, एंड देयर इज ऑल्सो 30% मोर प्रोटीन इन गोट मिल्क। तो इस सब के चलते गोट मिल्क बहुत ही हेल्दी है और God knows how everything come into place that he was drinking the best milk. उनकी सत्याग्रह के चलते जाने अनजाने में ये लोग जो है ऐसे ही काम कर जाते हैं, बाद में इसकी एनालिसिस करते हुए बहुत कुछ सीखने को मिलती है। तो आगे बढ़ते हैं इसके साथ। चौथा है ब्राउन राइस लेना और दाल लेना। तो ब्राउन राइस, आटे से बनी हुई चपाटी और दाल तो वो रोज ही लेते थे। ये भी हेल्दी है, इसमें भी बहुत सारे माइक्रोन्यूट्रिएंट, मैक्रोन्यूट्रिएंट होती है और फाइबर होती है, स्टार्च होती है, हेल्दी वाली प्रोटीन, विटामिन्स होते हैं। तो चाल डाल तो हम लेते ही हैं, इस पर कुछ बड़ी डिस्कशन करनी है नहीं, लेकिन ये भी उनकी हेल्दी डाइट की पार्ट थी। नंबर 5 जो है वो है फास्टिंग। अभी जो साइंस है ना, वो फास्टिंग को बहुत ही अप्रूव कर रहा है टू इम्प्रूव वंस हेल्थ। एक हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है, वो है टाइम रेस्ट्रिक्टेड फीडिंग, जिसमें आप ऑलरेडी जो है 14 से 16 घंटा रोज फास्टिंग कर रहे हो। उसके अलावा भी जो थोड़ी लॉन्ग टर्म फास्टिंग है, मतलब 3 दिन की ऊपर वाली जो फास्टिंग है, उसमें आपकी शरीर में ऑटोफैगी बढ़ती है। मतलब आपकी शरीर जो है, जो आपकी बुरी वाली, पुराने वाली प्रोटीन है, जो काम में नहीं आ रहा है, सिर्फ शरीर में जमा है, उसको रिमूव करता है। उससे आपकी शरीर क्लीनिंग होती है। तो अगर महीने में एक बार, ये देखा गया है साइंटिफिकली कि अगर आप 3 से 5 दिन फास्टिंग करते हो, थोड़ी सी लॉन्ग टर्म फास्टिंग करते हो, तो आपकी शरीर जो है उसमें ऑटोफैगी होती है और आपकी शरीर की क्लींजिंग होती है, उसमें आपकी लॉन्जिविटी बढ़ती है, आपकी इंसुलिन रेजिस्टेंस कम होती है और आपकी स्वास्थ्य की ओवरऑल जो है वो इम्प्रूवमेंट होती है। तो ये जो फास्टिंग है वो तो बीच बीच में लॉन्ग टर्म फास्टिंग करते रहते थे, और अभी हमें ये पता है कि ये फास्टिंग करने से शरीर की क्लींजिंग होती है, ऑटोफैगी होती है, ग्रोथ हार्मोन बढ़ती है, एंड लॉट ऑफ गुड थिंग्स हैपेंस टू आवर बॉडी। तो ये 5 चीज़ें याद रखिए, इनकी खान पान और फास्टिंग की हैबिट जो साइंटिफिकली आज भी आपको मदद दे सकती है अगर आप से सीखो तो। और आगे बढ़ने से पहले एक चीज़ ना हम डिस्कस कर लेते हैं। बीच में उनको लगा कि अगर खाना अगर कच्ची लिया जाए, तो मतलब बिना कुकिंग के अगर लिया जाए, तब ये जो स्त्रियां हैं वो तो खाने पकाने में लग जाती है सुबह से लेके शाम तक, तो इनको जो है मुक्ति मिल जाएगी, ये भी है जो है काम कर सकते हैं, कुछ दूसरा हाथ बटा सकते हैं दूसरे काम में। तो उस टाइम तो रिसर्च लैब था नहीं कुछ, ही स्टार्टेड टेकिंग बाय ऑल हिज ओन रॉ फूड, तो वो रॉ फूड लेना शुरू कर दिया। आई थिंक ही टुक रॉ फूड फॉर 3 months, लेकिन उसके बाद उनको डिसेंट्री हो गया, डायरिया हो गया, पेट खराब हो गया। रॉ फूड में ना लेक्टिन्स होते हैं, बहुत सारी लेक्टिन्स और ऐसे प्रोटीन्स होते हैं जो आपकी शरीर जो है वो पचा नहीं सकता, और इससे आपकी पेट को चोट पहुंचती है, जो पेट में अच्छी वाली बैक्टीरिया है उसको चोट पहुंचती है और आपको लीकी गट होने लगता है। उस टाइम भी उनके साथ यही हुआ, एंड ही स्टॉप टेकिंग रॉ फूड। उनको पता चल गया कि नहीं, रॉ फूड तो नहीं ले सकते, खाना थोड़ी बहुत पकाना तो पड़ेगा। इसमें हम चर्चा करेंगे, इस सेगमेंट में हम चर्चा करेंगे कि स्ट्रेस मैनेजमेंट, गांधी जी की स्ट्रेस मैनेजमेंट क्या थी, उसको लेके हम चर्चा करेंगे। मैनेजमेंट में स्ट्रेस मैनेजमेंट अपने आप में एक बहुत ही बड़ी टॉपिक है, लेकिन इसमें 3 चीजें हम डिस्कस करेंगे जो
we see in Gandhiji's life, and that was really helpful to manage stress in a very big way. ब्रिटिश इंडिया में आंदोलन करना और पॉलिटिक्स में रहना कोई कम स्ट्रेस की बात है नहीं. क्रिटिसिज्म उस जमाने में भी चलती थी, अभी भी चलती है, और गलत चीजें उस टाइम में भी होता था, अभी भी होती है. तो ये सारी जो स्ट्रेस है, इसको झेलना, शारीरिक स्ट्रेस, मेंटल स्ट्रेस को झेलना कोई कम बात नहीं है. लेकिन अगर आप बापूजी को देखो तो हंसमुख है, जवान, यूथफुल है, चाहे उम्र कितना ही हो. तो स्ट्रेस इनकी बिल्कुल ही मैनेज्ड थी. एक बात यहां पे उनकी मैं रिपीट करना चाहूंगा. स्ट्रेंथ डजंट कम फ्रॉम फिजिकल हेल्थ, इट कम्स फ्रॉम इनडोमिनेबल विल. शक्ति जो है वो सिर्फ अपनी जो शरीर की स्वस्थ है उससे नहीं आती, अपनी जो मानसिक जो क्षमता है उससे भी आती है. ठीक है, तो उनको भी पता था कि स्ट्रेस मैनेज होना और मेंटल स्ट्रेंथ होना कितना जरूरी है. तो ये वो कैसे करते थे. नंबर 1 इज पॉजिटिव एटीट्यूड टू द लाइफ and smiling and laughing more. Now it has been proven that those people who are having positive attitude to the life, अच्छा होने वाला है, हम कुछ अच्छा कर सकते हैं, हमसे अच्छा अभी तक हुआ नहीं है लेकिन हम कुछ अच्छा करने के कगार में हैं, हम अगर कोशिश करेंगे तो कुछ अच्छा ही होगा. ऐसी वाली जो पॉजिटिव माइंडसेट वाले बंदे हैं, जो हंसते रहते हैं, स्माइल करते रहते हैं, उनकी जो हेल्थ है स्वस्थ है, चाहे वो मानसिक हेल्थ हो चाहे वो शारीरिक हेल्थ हो, दोनों में ही देखा गया है कि बहुत इंप्रूवमेंट है. इनको डिप्रेशन कम होती है, इनको एंग्जाइटी कम होती है, इनकी डायबिटीज़ नहीं होती है, कोलेस्टेरॉल नहीं होती है, हार्ट रेट वेरिएबिलिटी इनकी जो है वो कम नहीं होती है. इसका कहने का मतलब है ये हार्ट से भी बहुत ही स्वस्थ रहते हैं. तो पॉजिटिव एटीट्यूड टू द लाइफ विद ए स्माइलिंग फेस कैन रियली हेल्प यू अ लॉट. ये तो गांधी जी की जो वीडियोज़ है, जो पिक्चर्स है, जो उनकी लेक्चर्स हैं, वो अगर देखोगे तो आपको पता चलेगा इट वॉज पॉजिटिव ऑल थ्रू ऑफ हिज लाइफ, इवन विथ सत्याग्रह ऑफ अहिंसा सत्याग्रह लाइक दैट. दूसरा है वो सबको पता है लेकिन आई विल गिव यू द साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन. वो है ये अहिंसा. मतलब जब आप या कोई भी इंसान ये सोचता है कि मुझे इसको हर्ट करना है, कैसे भी हो, मेंटली हो, फिजिकली हो, बाय एनी वे, मुझे एक्स को हर्ट करना है, वाई को चोट पहुंचाना है, जेड को मारना है, तो उसकी ब्रेन में जो पार्ट एनिमल वाली पार्ट है, दैट पार्ट इज नोन एज एमिगडाला. तो वो एमिगडाला की एक्टिविटी ज्यादा होने लगती है. और जब ब्रेन की यह है जो चीज को इस्तेमाल आप जितना करोगे उसकी एक्टिविटी उतना ही आसानी से बढ़ेगा. एमिगडाला की हायर फंक्शन मतलब कैलकुलेट करना, सोचना, आगे की तरफ देखना, भविष्य को क्या हो सकता है उसको लेके सोचना, प्लानिंग करना, ये सब उसको आता नहीं है. वो एनिमल है, वो भाग सकता है, लड़ाई कर सकता है, वो आपको डरा सकता है, ये सब करने में आपको मदद कर सकती है, भागने में, डरने में और डराने में, लड़ाई करने में. बस यही इसका काम है. उसको अगर आप ज्यादा इस्तेमाल करोगे तो वो एक्टिवेट ज्यादा होगा. फिर बाद में आपको गुस्सा आएगा, प्लानिंग करने की क्षमता कम हो जाएगी, रीजनिंग पावर जो है वो कम हो जाती है. ये अहिंसा सत्याग्रह के चलते उनकी एमिगडाला जो है वो बहुत ही कम यूज होती थी. जो इस्तेमाल होती थी वो है प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स, जो आपकी बिल्कुल ये आईब्राउ जो है उसी के पीछे है ब्रेन का एक पार्ट, प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स. ये सहायता करती है जो आपकी पाशविक जो प्रवृत्ति है एमिगडाला में, लड़ाई करने की, मारने की, डरने की, इसको कंट्रोल करती है. तो वो प्री फ्रंटल कॉर्टिकल एक्टिविटी आपकी जब बढ़ जाती है तो प्लानिंग करने की क्षमता, दूर देखने की क्षमता, रीजनिंग करने की क्षमता आपकी ज्यादा होती है. ठीक है, और इससे आपकी स्ट्रेस भी जो है वो कम होती है. I object to violence because when it appears
to do good is only temporary. The evil it does is permanent. इस बात को आप हेल्थ की पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो तो सही है। अगर आप वायलेंस वाली पार्ट को, अपनी ब्रेन की उस पार्ट को अगर स्टिमुलेट करते हो तो हो सकता है कि आपको टेम्पररी बेनिफिट्स कुछ मिले, लेकिन लॉन्ग टर्म में आपकी प्लान करने की क्षमता, कैलकुलेट करने की क्षमता, रीजनिंग करने की क्षमता आपकी कम हो जाएगी और आप एक बहुत ही स्ट्रेसफुल लाइफ लीड करोगे। तो हेल्थ की पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये जो उनकी कहावत है वो सही है। क्या नंबर 3 हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है, वो है प्रेयर एंड मेडिटेशन। ये वो रोजाना करते थे सुबह और शाम को। आई ऑलरेडी डिस्कस्ड कि हाउ बेनिफिशियल इट इज फॉर डूइंग ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन। और उनकी लाइफस्टाइल को देखते हुए हमें यही लगता है कि उनकी पॉजिटिव एटीट्यूड, उनकी स्माइल करना और सत्याग्रह पे रहना, अहिंसा सत्याग्रह ग्रह पे रहना और मेडिटेशन ये वगैरह करना, साथ में उनकी जो खान पान रहन सहन है, ये सब कुछ अगर जोड़ दोगे ना तो आपको एक बहुत ही अच्छी हेल्थ मिलने वाली है। तो हमें ये लगता है कि कंट्रोवर्सी में, नेगेटिविटी में कंसंट्रेट ना करके हम जो है ये महात्माओं से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए अगर आप और कुछ जानना चाहते हो तो, और अगर आपको ऐसी वीडियो बहुत अच्छी लग रही है तो क्या आप चाहते हो कि कोई और महात्मा है जिनको लेके हम जो है स्वास्थ्य के पॉइंट ऑफ व्यू से वीडियो बनाएं या नहीं? अगर हाँ तो बताइए किनको लेके डिस्कशन करनी है इन द कमेंट सेक्शन। मैं कोशिश करूंगा टू मेक ए वीडियो फॉर यू। थैंक यू फॉर लिसनिंग।